डियर फ्रेंड्स, आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ बुक फेयर में, जो कि एवी में ऑर्गेनाइज़ किया गया। और हमारे साथ हैं अब्दुल रहमान साहब, जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक लॉयर भी हैं, ऑथर भी हैं। तो आज बड़ी खुशी हुई कि ये हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल। तो अब्दुल रहमान साहब जो हैं, सर जो है थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए, किस तरीके से जो है वो एक तरीके से जो है लिखने की उसमें आए फील्ड के अंदर, और उर्दू में किस तरीके की जो चीज़ें उन्होंने दी, या किस तरीके के कंट्रीब्यूशन जो है उर्दू के फील्ड में उन्होंने दिए। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। देखिए, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही लॉ किया था। उससे पहले मैं अंग्रेज़ी में एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ दिल्ली से है। जी। और उसके बाद मैंने जर्नलिज्म में डिप्लोमा भी किया था। अच्छा। मगर लॉ की तरफ झुकाव ज़्यादा था, लिहाजा जी। मैं अलीगढ़ आया। यहाँ से मैंने लॉ की डिग्री ली। जी। लिखता रहा मैं अखबारों के लिए। मैं उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों जी। में मेरे आर्टिकल्स अखबार छपे हैं। जी। उर्दू में ज़्यादा छपे हैं। जी। जी। और इनकलाब, जो उर्दू का सबसे बड़ा अखबार समझ लीजिए उसको जी। इंडिया में, उसमें तो 7-8 साल तक जी। मेरा कॉलम छपता रहा एडिटोरियल जी। पेज पर। तो लिखने या शौक ही नहीं, बल्कि लिखने की आदत भी शुरू से ही है। जी। लेकिन अब ये इस वक्त तो आप यहाँ मौजूद हैं, ये स्टॉल है अलीगढ़ बुक फेयर में आलमी ट्रस्ट का। तो इसका पस मंज़र ये है कि उर्दू की खिदमत के नुक्ता नज़र से मैं आशिक़ उर्दू हूँ पूरी तरह। और एक तंजीम मैंने आज से 25 साल पहले रजिस्टर कराई। काम तो उससे पहले भी मैं कर रहा था उर्दू के लिए, जहाँ रिसात पर जहाँ जो कर सकता था। लेकिन फिर लोगों ने मशवरा दिया कि मुनज़्ज़म तरीके से काम किया जाए, तो मैंने आलमी उर्दू ट्रस्ट के नाम से एक तंजीम रजिस्टर करा ली। और उसके तहत बहुत कुछ उर्दू के लिए जो भी जहाँ भी हो सका और हो सकता था वो मैं किया और करता रहा। अब और ये सब कुछ मैं अपने ज़ाती सरमाए से करता हूँ। मैंने इस सिलसिले में आज तक किसी से किसी किस्म का चंदा या कोई माली ताउन नहीं लिया। तो 2013 के अवाखिर की बात है। एक मीटिंग थी जिसमें पब्लिशर्स और मुसन्निफीन वगैरह मौजूद थे। तो वहाँ ये बात सामने आई कि उर्दू की रीडरशिप कम हो गई है, जो ज़ाहिर है किसी भी ज़बान के लिए एक अफसोसनाक बात है। तो उस बात पर जब ज़्यादा बहस हुई तो ये उसकी वजह भी सामने आई कि किताबें महंगी बहुत हो गई हैं, और महंगी किताब उर्दू का कारी ख़रीद नहीं पाता। तो मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैंने अर्ज़ा कीमत पर उर्दू की किताबें कारी तक पहुँचाने के मकसद के तहत पब्लिशिंग का काम करने का फ़ैसला किया, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराई जिसका नाम आलमी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है। और इरादा ये किया था, प्रोग्राम तो खैर बहुत अच्छा बनाया था बुनियादी तौर पर अच्छा आइडिया था कि उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों की किताबें पब्लिश की जाएंगी, और हिंदी और अंग्रेज़ी से तो मुनाफा होता है। तो उर्दू की कम कीमत किताब मार्केट में लाने से जो नुकसान होगा वो हिंदी और अंग्रेज़ी की किताबों से होने वाले मुनाफे से ऑफसेट हो जाएगा। ये था बुनियादी। और इब्तिदा की उर्दू की किताबों से 1 लाख किताबें छापी। अच्छा। और 2014 के वर्ल्ड बुक फेयर में भी हिस्सा लिया, शिरकत की। और एक काम जिसकी बहुत तारीफ भी की गई बाद में, उर्दू के तमाम अखबारात ने एडिटोरियल लिखे उसमें, वो ये था कि पॉकेट बुक्स का इह्या किया। पॉकेट बुक्स को रिवाइव किया मैंने। जो 50 और 60s की बड़ी मशहूर चीज़ थी। एक साहब थे प्रकाश पंडित, उर्दू के अदीब भी थे, और उन्होंने एक पब्लिशिंग कंपनी बनाई थी हिंद पॉकेट बुक्स के नाम से। उसके तहत वो पॉकेट बुक्स उन्होंने मुतारिफ की बाजार में। 1 रुपए की एक किताब होती थी। और इब्तिदा उर्दू से हुई, फिर वो हिंदी में भी छपने लगी, और फिर उनकी देखा देखी, अच्छा वो बहुत पॉपुलर हुई। जाहिर है 1 रुपए की किताब कोई भी शख्स खरीद सकता था। और कई कंपनियां वजूद में आई। स्टार पॉकेट बुक्स, वो भी बहुत मशहूर हुई। मशवरा बुक्स, इस तरह की 3-4 कंपनियां। और हालांकि वो कुछ अरसे बाद वो 1 रुपए से बढ़कर 2, फिर 5, और फिर कुछ उससे भी ज़्यादा कीमत हो गई उनकी। लेकिन 1970 में, यानी 70s में कह लीजिए, ये सिलसिला मुनक़ता हो गया, पॉकेट बुक्स बंद हो गई।
तो उस ज़माने की कुछ पॉकेट बुक्स मेरे पास 70 में यानी 70s में कह लीजिए ये सिलसिला मुनक़ता हो गया, पॉकेट बुक्स बंद हो गई। तो उस ज़माने की कुछ पॉकेट बुक्स मेरे पास थी ओरिजिनल शक्ल में, तो मैंने उनकी फिल्म बनवाकर और वो सारी छाप दी और कुछ नई किताबें भी पॉकेट बुक्स की सूरत में छापी। ये देखिए, ये मिसाल के तौर पर ये है शौकत थानवी की मज़ाहिया शायरी और इसकी कीमत 20 रुपए है और ये 2014 की कीमत है। लेकिन ये कीमत, अच्छा हाँ, वो सिलसिला इसलिए आगे नहीं बढ़ सका कि बिजनेस एक्यूमेंट तो है नहीं, मैं पेशे से वकील हूँ, बिजनेस वगैरह के रमूज से वाकिफ नहीं हूँ, तो मैं ये भूल गया कि बहुत कम कीमत अगर रखी जाए किताब की तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर और बुक सेलर उनको भी तो कमीशन चाहिए। फिर एक वाक़या और हुआ कि जब किताबें छप कर आई तो 2 जगह मैंने किताबें भेजी, बम्बई और कश्मीर। कश्मीर तो बहुत बड़ा कंसाइनमेंट गया, लेकिन ना वहाँ से पैसा आया ना वहाँ से पैसा आया। मुझे बताया ये गया कि इस बिजनेस में यही सिलसिला है, आप लड़िए झगड़िए, गालियाँ दीजिए बुक सेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, उससे गालियाँ खाइए, तब कहीं जाके वो पैसा 2-3 साल में वसूल होता है। तो मैंने कहा भाई ऐसे कारोबार पे लाना था, तो वो सिलसिला बंद हो गया। लेकिन वो नेगेटिव चीजें माइंड में, हाँ नहीं, लेकिन ये कि उसका फायदा बहुत हुआ। अब ये देखिए कि किताब है उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख। ये स्टूडेंट्स इसकी तलाश में रहते हैं, PhD वाले उर्दू के, MA के स्टूडेंट्स वगैरह, और ये 600 या 650 रुपये की थी मार्केट में। इसको मैंने छाप कर इसकी कीमत रखी 150 रुपये। मिर्ज़ा हामिद बेग की किताब उर्दू अफसाने की रिवायत, वो गालिबन 1700 रुपये की थी, उसको छाप दिया और उसकी कीमत रखी 250 रुपये। अच्छा, तो स्टूडेंट्स बहुत खुश हुए। तो ये बहैसियत कारोबार के तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन दिल्ली में जो 3 यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU, वहाँ के तलबा ने ऐलान कर दिया कि जिसको किताबों की ज़रूरत पड़े अपने काम के लिए वो मुझसे मुफ्त ले जाए। अच्छा। और शाहीन बाग में मेरा खाली फ्लैट पड़ा हुआ था, वहाँ पर वो किताबें रख दी गई, तमाम बुक्स को गोदाम बना दिया गया और उसकी चाबी भी वहीं रहती थी। स्टूडेंट्स आते थे, खुद खोलकर किताब जो उनको ज़रूरत होती थी वो ले जाते थे वहाँ से। तो यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मैंने उर्दू डिपार्टमेंट में आकर किताबें दी कई बार। तो ये फ़ायदा पहुँचा स्टूडेंट्स को, लोगों तक ज़्यादा हुआ। तो अब ये NCPL के जो डायरेक्टर हैं शम्स इकबाल साहब, उन्होंने इसरार किया कि आप भी इस मेले में आइए। तो कोई प्लान नहीं था, तैयारी भी नहीं थी, लेकिन मुझे आना पड़ा। और किताबें अभी तक पूरी नहीं आई हैं, चंद किताबें ये हैं और आज किताबें पहुँचेंगी दिल्ली से शाम तक। नहीं, अभी तो शायद मेरे ख्याल से 31 तक ये रहेगी। ये 30th तक है। जी। तो ये फेयर रहेगी, यहाँ पे काफ़ी लड़के जो है आ सकते हैं और किताबें आ जाएंगी। और ये किताबें लोग खरीद लेते हैं, तो कीमत इतनी कम है कि अब मिसाल के तौर पर इसी को ले लीजिए, 20 रुपए की किताब है, 20 रुपए में आप इसकी फोटो कॉपी भी नहीं करा सकते। नहीं, सही बात है। तो ये देखकर लोग किताब खरीद लेते हैं। और मेरा मकसद तो कारी तक किताब को पहुंचाना है, ना कारोबार है ना कीमत वसूल करना है। बहुत से बच्चे आते हैं, यहाँ भी बच्चे बच्चियाँ कुछ ऐसे आए कि जिनको मैंने कहा आप कीमत के बगैर ले जाइए, जो किताब पसंद हो। तो काफ़ी खुश हो गए। थोड़ा सा मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आपने देखा होगा रेख्ता वगैरह के बारे में भी सुना होगा, रेख्ता चैनल्स वगैरह भी चलाते हैं, अपने यूट्यूब वगैरह भी चैनल चलाते हैं, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और अपनी रीच को जो है बढ़ा रहे हैं। जी। ठीक है ना? तो ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है वो रीडर्स पे क्या पड़ रहा है और बुक्स के ऊपर क्या असर है इस चीज़ का? देखिए, सोशल मीडिया का तो ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिस पर इम्पैक्ट ना हुआ हो। और रीडरशिप पर उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो वक्त लोग पढ़ाई के लिए, किताब पढ़ने के लिए निकालते थे, वो वक्त अब वो सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं। उसमें फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कुछ और हो। और एक बहुत बड़ा मसला ये भी पैदा हो गया कि जो पढ़ने के शौकीन हैं लोग, वो भी अब अपने फ़ोन पर यानी डिजिटली पढ़ना पसंद करते हैं, होना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, उसकी एडवांटेजेस भी हैं। देखिए, आप ट्रैवल कर रहे हैं, मैं खुद मेरे फ़ोन में कई 100 किताबें आपको मिलेंगी। आप ट्रैवल कर रहे हैं, एयरप्लेन में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं भी हैं, तो अपने फ़ोन पर किताब पढ़ सकते हैं। किताब को ढोना नहीं पड़ता। जी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं। इजी टू पोर्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये तो तमाम ये बुक फेयर वगैरह और ये मेले, किताब मेले हो रहे हैं, तो इनका बुनियादी मकसद किताब की तरफ रग़बत दिलाना है लोगों को,
कि लोग रीडिंग हैबिट ना छोड़ें, लेकिन जी। रीडिंग हैबिट सोशल मीडिया की वजह से बहुत कम हो गई है लोगों जी, की। जी। मतलब कनेक्शन बनाना बहुत ही ज़रूरी है, लोगों को कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लिया मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं कि जैसे मान लिया किसी पब्लिशर्स ने जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो है बुक उसने प्रिंट करा दी, जी लेकिन जब उन्हें पढ़ने वाला ही कोई मौजूद नहीं है, तो वो किस तरीके से अपने खर्चे निकालेगा या किस तरीके से प्रॉफिटेबल अपने आप को बनाएगा। हैबिट ना छोड़ें, लेकिन जी। रीडिंग हैबिट सोशल मीडिया की वजह से बहुत कम हो गई है लोगों जी, जी। मतलब कनेक्शन बनाना बहुत ही ज़रूरी है, लोगों को कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लिया मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं कि जैसे मान लिया किसी पब्लिशर्स ने जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो है बुक उसने प्रिंट करा दी, की। जी लेकिन जब उन्हें पढ़ने वाला ही कोई मौजूद नहीं है, तो वो किस तरीके से अपने खर्चे निकालेगा या किस तरीके से प्रॉफिटेबल अपने आप को बनाएगा। यहाँ तक कि उनके अपने खर्चे नहीं निकल पा रहे जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही डाउनफॉल एक तरीके से हो रहा है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कन्वर्जन करके जो हमारी आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर आया जाए और उसके थ्रू अपने आप को लोगों के बीच में कनेक्ट नहीं, हो अब जाए। देखिए ई बुक्स हैं, ई जी, बुक्स जी। का ज़माना आ जी, गया जी। है। ई बुक्स हैं और फिर डिजिटल फॉर्मेट में तो रेख्ता पर ही ले लीजिए, बेशुमार जी। उर्दू की किताबें वहाँ जी, सॉफ्ट जी। कॉपी, जी, हालांकि वो डाउनलोड नहीं कर पाता हर शख्स, डाउनलोड शायद वो नहीं करने देते हैं, मगर पढ़ तो सकते हैं आप हाँ, पढ़ सकते अपने हैं। लैपटॉप पर, फ़ोन पर। हर तरह से दुनिया भर की कोशिश यही है कि जी, डिजिटलाइज हो जाए हर चीज़। जी, खुद जी। हमारी हुकूमत की कोशिश यही है कि हर चीज़ जी। डिजिटलाइज हो जाए। एजुकेशन सारी तकरीबन डिजिटलाइज हो गई है जी, जी, जी। और ज़िंदगी ही पूरी डिजिटलाइज हो गई हाँ, है। नहीं सही बात है ये। क्योंकि क्या हो रहा है ना आज की डेट में जो है जैसे कि मुझसे ही कहा जाए कि आप जो है 300 पेजेस की बुक जो है पढ़ लीजिए, तो मुमकिन नहीं वो है। आज की डेट में जो थोड़ा सा मुमकिन हो जाता है एक तरीके से नामुमकिन ही है कि लोग जो है उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाएं। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम ऑडियो फॉर्मेट में आ जाएं या फिर हम विजुअलाइजेशन की तरफ बढ़ें, अपने आप को बढ़ाएं, तो बहुत ईजी तरीके से लोगों से हम कनेक्ट हो सकते हैं और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए ऐसा ना हो कि अंग्रेजी वो में जी, ऑडियो बुक्स बहुत आम हो चुकी हैं। जी, अंग्रेजी में बेशुमार किताबें ऑडियो बुक्स की सूरत में मौजूद हैं ऑडियो पर, जी। और ई बुक्स तो हाँ, हैं ही। मौजूद हैं जी, वो तो बहुत पहले से शुरू हो कुछ गया। उर्दू वाले भी अब तवज्जो दे रहे हैं ई बुक्स जी, की तरफ, जी, मैंने जी, देखा है, जी, और काफ़ी किताबें ई बुक्स की सूरत में भी छप रही हैं। जी, तो अब ये इतनी जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं साइंस जी। और टेक्नोलॉजी की जी, तरक्की जी, की वजह से, जी। उसको कबूल तो करना पड़ेगा ही। हाँ, नहीं, नहीं। आप कबूल ना जी, करें तो कहाँ रहेंगे आप। जी, जी। भाई आज की डेट में अगर मैं ये कहूँ कि मैं एटीएम इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मुझे बैंक ही जाना है ट्रांजैक्शंस के लिए जी। या पैसे निकालने के लिए बैंक ही जाऊँगा, तो ये तो बड़ा एक आउटडेटेड एक सिस्टम हो गया कि आप सिस्टम के साथ नहीं चल रहे हैं, आप किसी और तरीके पे अभी तक जो है वो पुराने तरीके पे धर्रे पे चले हुए हैं, तो सिस्टम को आगे कैसे बढ़ाएंगे या बिजनेस में किस तरीके से ग्रो नहीं, करेंगे। आप खुद पीछे रह जाएंगे, आपके बहुत सारे काम आज नहीं हो पाते जी, जी, डिजिटल के बगैर, आप नहीं कर पाते बहुत से काम। जी। देखिए तमाम पेमेंट ऑनलाइन होता है, जी, यूपीआई के थ्रू होता है। जी, अब कल कई बच्चे किताबें खरीद कर ले गए, लेकिन मेरे फ़ोन में मैं यूपीआई इस्तेमाल करता नहीं, जी, जी। अब करूँगा, जी, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने अपने फ़ोन पर रिसीव कर लिए पैसे जी, और फिर जी, मुझे कैश दे दिया। जी। तो ये तो हालत हो चुकी है। हाँ, नहीं, आपने नहीं। देखा होगा सड़क पर बैठकर सौदा बेचने वाले, हाँ, सब्जी उनके पास भी बेचने यूपीआई वाले वो ऑनलाइन पेमेंट जी, लेते जी, हैं। जी। नहीं, बीच में काफ़ी जो बाहर से लोग आए, डेलीगेट्स आए, जैसे बिल गेट्स ही आया था अभी, और बहुत सारी चीज़ें हुई, तो लोग जो है बड़ा देख के खुश हैं, कह रहे सब्जी वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो मतलब इंडिया कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है जी जी, खास तौर से बिल्कुल, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। इस पर कोई शक है नहीं। नहीं तो ये सब नहीं होगा तो जाहिर है कि जी, पिछड़े रह जाएंगे हम क्योंकि लोग। अभी भी जो है बहुत अदर कंट्रीज में भी यूपीआई का जो है वो चलन एक तरीके से जी। शुरू होने वाला है। यूरोप में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुनने में आ रहा है कि अब यूपीआई वहाँ पे भी स्टार्ट होने वाला है। तो तो वो ये जमाने के हमारे साथ लिए बहुत चलना ही बेटर जरूरी चीज़ है, है। हर लिहाज से जी। जरूरी है। तो सर थोड़ा सा कोई जिंदगी के बारे में बताइए कि जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो और कहीं ना कहीं यादों में है। नहीं, किस और किस्म का चीज़ें- वाकया, मेरी जिंदगी तो वाकयात से सर- भरी पड़ी सर है स्टूडेंट लाइफ की भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। भाई। यहाँ स्टूडेंट लाइफ में कोई ऐसा में वाकया गुजरा हो जो आपको एक दिमाग पे बहुत असर डाला हो उसने और देखिए, आपको मैं बहुत ही अच्छा लगा हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक वाकया सुना देता हूँ आपको। यहाँ मैंने लॉ में एडमिशन लिया, हालांकि मैं अलीगढ़ आता था उससे पहले, मेरे कई दोस्त हैं। जी, आरिफ मोहम्मद खान से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, उस वक्त ये स्टूडेंट, अच्छा अच्छा और अब भी है खैर। जी, तो जब मैंने यहाँ लॉ में एडमिशन लिया तो मुझे पहले से जानते थे क्योंकि लोग, जी, लिहाजा काफ़ी अरसे तक मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। अच्छा, फिर एक बार मैं सुलेमान हॉल में था, तो एक बार कुछ सीनियर लोगों ने इस बात पर एतराज़ उठाया कि साहब ये अलीगढ़ की ट्रेडिशन के खिलाफ है और ये तो बहुत सीरियस वायलेशन होगा ट्रेडिशन का जी, जी, कि बगैर इंट्रोडक्शन के रह जाए कोई आदमी। जी, तो मेरा इंट्रोडक्शन एक दिन तैयारी करके इंट्रोडक्शन लिया गया। अच्छा, बहरहाल बहुत दिलचस्प रहा वो मामला। जी,
जी अच्छा, फिर ये हुआ कि जो डीन साहब थे हमारे लॉ फैकल्टी के, जी मैं उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। जी तो सेकेंड ईयर में, यानी जब जी थर्ड सेमेस्टर शुरू हुआ लॉ का, तो जी मुझे पोस्ट दे दी गई, यानी जी लॉ सोसाइटी का सेक्रेटरी बना दिया गया। जी जी और उस पर बहुत लोगों ने एहतजाज भी किए और खामोशी से शरारतें भी की, जी क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा कि कोई जूनियर आदमी जो अभी आया है गोया और उसको पोस्ट मिल गई। जी तो मैंने ये सोचा कि इसका कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना चाहिए कि जो लोग याद रखें। जी तो यहाँ कभी मूट कोर्ट नहीं हुआ था। अच्छा मैंने पूछा फैकल्टी में तो पता चला मूट कोर्ट एक सजेस्टेड एक्टिविटी होती है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जी जो प्रिस्क्राइब तो नहीं होती, लेकिन अगर वो हो तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अमली तजर्बा कोर्ट का स्टूडेंट्स जी को होता है मूट जी कोर्ट करने अच्छा से। अच्छा तो मूट कोर्ट के नाम पर जी मैंने एक ड्रामा लिखा अच्छा और उसको स्टेज किया गया, यानी उस ड्रामे में एक मुकदमा दिखाया गया था चलते हुए, जैसे मूट कोर्ट में होता ही है अच्छा 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 कि एक मुकदमा चल रहा है। लेकिन जी हुआ क्या कि उस ड्रामे का हमने उन्वान रख दिया स्टेट वर्सेस गब्बर सिंह। अच्छा क्रिमिनल केस में ही होता है, अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल केस है तो उसका टाइटल ये होगा केस का, स्टेट वर्सेस आसिफ सिद्दीकी, अच्छा स्टेट वर्सेस गब्बर सिंह। जी अब क्या हुआ कि ये 75 की बात है, जी 74 में शोले फिल्म आई थी। अच्छा अच्छा शहर में किसी ने ये फौड़ उड़ा दी, या मुझे नहीं पता कैसे ये बात आई कि शोले फिल्म के कुछ सीन काट दिए गए थे, जो लॉ फैकल्टी वाले स्टेज कर रहे हैं वो सीन। अच्छा जो खलकत टूटी है, जी आप उस popularity- जमाने के किसी भी शख्स से पूछ लीजिए जी कि कैनेडी हॉल में इतनी पब्लिक कभी नहीं देखी गई। लोग आइल्स में खड़े हुए थे, जी और वो जो बड़े बड़े ताकचे बने हुए हैं उनमें लोग खड़े हुए थे, जी बालकनी में खड़े हुए थे, यानी कम से कम 1000 आदमी वहाँ होंगे। जी जी तो वो एक तारीखी चीज रही। और फिर हमने वो दोबारा किया लोगों की फरमाइश पर। जी जी वो मूट कोर्ट का वो ड्रामा कह लीजिए, उसको ड्रामा था वो। जी तो वो मुझे याद है आज तक वो वाकया, और उस जमाने के जितने भी लोग हैं अभी वो याद भी करते हैं उसको। जी और भी एक्टिविटीज की खैर उस जमाने में अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ की यादें तो जी दिल पर वो हमेशा नक्श हैं। रहेंगी। हाँ, जी। सही बात है ये। तो सर हमारे साथ रह के जो है बड़ा अच्छा लगा कि हमारे साथ आप मौजूद रहे और आपने इतना वक्त दिया हमें, तो थैंक यू सो मच सर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया।